अब रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ देखते हैं। जो रेडियो एक्टिविटी के जो फिनोमेना है ना, उसके दो एस्पेक्ट्स जो हैं उसको अपन नोट करें। पहला तो ये है कि एंटायरली न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या एटम जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड हैं नहीं एक्साइटेड हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रहा है, वो रेज एमिट कर रहा है, फोटोन एमिट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है रैंडम प्रोसेस है, एंटायरली रैंडम प्रोसेस है। तो उसका एक इम्प्लीकेशन ये भी हो गया कि सपोज कोई एक मास ऑफ एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ये क्यूब है, तो उसमें चूंकि एंटायरली रैंडम प्रोसेस है तो हर पोर्शन के जो न्यूक्लियस होंगे, हर पोर्शन में, इस पूरे क्यूब में हर पोर्शन के न्यूक्लियस होंगे, तो हर पोर्शन में प्रोबेबिलिटी उनके डिसइंटीग्रेट होने की एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। जैसे ये वाला क्यूब यदि मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला क्यूब, तो इस वाले क्यूब में जितने न्यूक्लियाई होंगे उसके डिसइंटीग्रेट करने की प्रोबेबिलिटी, और यदि यहाँ पे हम कोई क्यूब ड्रॉ कर दें, ठीक है, उनके डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एंटायरली रैंडम प्रोसेस है। तो अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ या फिर रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या बोलता है। तो एक रेडियो एक्टिव डीके ले लेते हैं, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, है ना। जैसे सपोज यूरेनियम का ले लिया, यूरेनियम 232, ठीक है, और ये डीके करता है अल्फा डीके, थोरियम बनता है 288 90 और हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। सपोज ये रिएक्शन है, तो दो तीन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं प्रिसाइसली। एन नॉट क्या हो गया, नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई अनडिकेड, है ना, ऑब्वियसली यूरेनियम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। n हो गया नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई एट t इज इक्वल टू t सेकेंड, ठीक है। अच्छा, माइनस dn बाई dt, ये क्या हुआ, रेट ऑफ डीके, है ना, ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, इसमें बाहर माइनस लगा हुआ है और नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई जो है वो तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। माइनस dn बाई dt जो है ये नंबर पॉजिटिव है। जैसे शुरू में सपोज 100 न्यूक्लियाई थे और कुछ टाइम के बाद में घट के जो है वो 80 रह गए, तो dn बाई dt कितना हुआ है, तो dn बाई dt जो है, और सपोज ये डेल्टा टाइम t में हुआ, है ना, तो dn बाई dt कितना हो गया, 80 माइनस 100 अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, तो माइनस dn बाई dt जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ डीके जो है ये माइनस dn बाई dt जो है वो नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई जितने हैं उस टाइम पे उस पर डिपेंड करता है। किसी भी टाइम पे, भले वो पहले से कितने भी टाइम से डीके कर रहा हो, किसी भी टाइम पे जो अनडीकेड न्यूक्लियाई जितने बच जाते हैं, है ना, रेट ऑफ डीके जो है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये लॉ का फॉर्मुलेशन है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो लैम्डा है, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा एन, और लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट,
ठीक है। तो अब ये वाला जो रिलेशन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं टाइम के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। इसको इंटीग्रेट कर दें 0 to t और इसको इंटीग्रेट कर दें n0 से किसी एक नंबर n तक। तो ये कितना हो जाएगा, n आ जाएगा आपका इज इक्वल टू n0 माइनस लैम्डा टी। ठीक है। तो ये एक जनरल रिलेशन आ गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे इतने अनडीकेड यूरेनियम न्यूक्लियाई जो है वो बचेंगे यदि t इज इक्वल टू 0 पे हम n0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है। तो हाफ लाइफ हम बेसिकली टाइम को डिनोट कर रहे हैं और इसको डिनोट करते हैं t1/2। ठीक है। तो t1/2 क्या हुआ कि t1/2 हुआ टाइम इन विच जो नंबर ऑफ एटम्स जो बच जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बच जाते हैं, n जो है वो n0/2 के बराबर रह जाता है। ठीक है। इतने न्यूक्लियाई से शुरू किए थे, n0 से आधे रह गए, तो कितने टाइम में आधे रह जाएंगे, तो उसको निकाल लेते हैं। तो n0/2 ये हो जाएगा n0 e⁻ लैम्डा t हाफ। ठीक है। तो लैम्डा t हाफ कितना हो गया, ln2 के बराबर हो गया। तो t हाफ हो गया 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी रेडियो एक्टिव डीके का, है ना, ये हाफ लाइफ पीरियड हुआ। तो अब ये जो डीके लॉ है इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ देखते हैं। तो अपन ने जो रिलेशन डिराइव किए एन का और हाफ लाइफ का, उसको यहाँ लिख लिया अपन ने। तो अब जैसे इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि हम देखें तो वो हो जाएगा n0 e⁻ लैम्डा टी। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ थोरियम न्यूक्लियाई जो बन रहे हैं डीके के कारण वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितने हो जाएंगे, n0 - nu, क्योंकि nu है यूरेनियम के कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, शुरू में इतने थे, तो उनका डिफरेंस जो है ना, उतने थोरियम न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं n0 - n0 e⁻ लैम्डा टी। तो ये हो गया n0 1 - e⁻ लैम्डा टी। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ थोरियम न्यूक्लियाई। ठीक है। ये यूरेनियम का हो गया, थोरियम का हो गया। अच्छा, इन दोनों का यदि ग्राफ हम बनाते हैं, है ना, एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं दोनों को, तो इस तरह का नजर आएगा। तो ये अपने टाइम के अगेंस्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया दोनों टाइप के न्यूक्लियाई का। तो ये लाल वाला लाइन जो है वो यूरेनियम से रिलेटेड है। ठीक है। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके घट रहे हैं, और उसी तरह से ये ग्रीन वाला जो है वो थोरियम न्यूक्लियाई का नंबर है। ठीक है। और ये बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें अपन देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ थोरियम और यूरेनियम न्यूक्लियाई सेम है। तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट होगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, n0 e⁻ लैम्डा टी इज इक्वल टू n0 1 - e⁻ लैम्डा टी। ठीक है। तो इसको t के लिए सॉल्व कीजिएगा तो t जो है वो हाफ लाइफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है। जो अपन ने निकाला था 0.693 बाय लैम्डा। ये जो t का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये t हाफ लाइफ है। ठीक है। और ये लॉजिकल भी है कि भाई यूरेनियम के आधे न्यूक्लियाई जो है जब डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे तो
थोरियम के आधे न्यूक्लियाई उसी टाइम पे बन जाएंगे, ठीक है, लॉजिकल भी है, पर ये रिलेशन जो है वो नोट करने लायक है, ठीक। अच्छा, अब अपन देखते हैं रेट ऑफ डीके, है ना। रेट ऑफ डीके अपन ने क्या डिफाइन किया था, डी एन बाई डी टी, है ना, माइनस डी एन बाई डी टी। तो वो बेसिकली इसका स्लोप है, ठीक है। ये डी एन बाई डी टी का जो नंबर है ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ठीक है। डी एन बाई डी टी क्या है, इसका स्लोप है इस वाले कर्व का। यहाँ पे ज़्यादा था स्लोप, यहाँ पे कम था, तो उसका भी मैथमेटिकल रिलेशन अपन निकाल सकते हैं, उसको निकालते हैं। तो रेट ऑफ डीके या डीके रेट भी बोलते हैं उसको, इसको आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या था, माइनस डी एन बाई डी टी, और इसको अपन ने क्या डिफाइन किया था, लैम्डा एन के बराबर, ठीक है। आर जो है वो लैम्डा एन के बराबर है, एन की वैल्यू डाल देते हैं, तो आर कितना हो गया, लैम्डा एन नॉट, ये, ठीक है। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जहां आर नॉट जो है वो रेट ऑफ डीके है टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। डीके रेट एट टी इज इक्वल टू 0, और इस वाले स्लोप पे यदि देखेंगे, इस वाले ग्राफ में देखेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस टाइम पे जो स्लोप है ना, इसकी स्लोप मतलब ये एंगल थीटा, तो ये जो tan थीटा है ये आर नॉट है, और बाकी का थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे थीटा वेरी कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो डीके रेट बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का रेट डिनोट करता है, और इसकी यूनिट जो है वो मतलब 2 यूनिट्स कॉमनली यूज होती हैं। तो एक यूनिट तो है बेकेरल, ये है 1 BQ, BQ क्या होगा, BQ हुआ बेकेरल, ठीक है। अच्छा, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले डिस्कवर की थी, ठीक। तो 1 बेकेरल कितना होता है, ये होता है 1 DK पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, ये यूनिट क्योंकि बहुत छोटी है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे मास में, है ना, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बिलियंस में चले जाते हैं, तो ये बहुत छोटी यूनिट है। तो एक और यूनिट है ना, 1 क्यूरी बोलते हैं उसको, है ना, उसको लिखते हैं 1 CI, और 1 CI जो है वो 3.7 इंटू 10 पावर 10 बेकेरल, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स हैं रेडियो एक्टिविटी की, एक तो बेकेरल और एक क्यूरी, ठीक है। अच्छा, मैडम क्यूरी जो है वो भी, उन्होंने भी रेडियो एक्टिव पे काफ़ी काम किया था, और बेकेरल और मैडम क्यूरी को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे काम करने के लिए दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, आर का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली सेम तरह का ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस लैम्डा टी तो कॉमन ही है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ थोरियम एटम्स, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आर का ग्राफ जो है, ये रेड लाइन वाला जो ग्राफ है एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट बस इसमें जो है वो आर नॉट है यहाँ पे एन नॉट की जगह पे, बाकी स्लोप का रेट एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, हम जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेकर के चल रहे हैं, उसके सपोज हम एन नॉट न्यूक्लियाई लेके चलते हैं शुरू में, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है, और टी इज इक्वल टू टी सेकेंड पे इतने न्यूक्लियाई जो है रह गए। तो मतलब इस तरह से उसको, है ना, क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते हैं कि भाई टाइम टी इज इक्वल टू टी पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो सर्वाइव करेगा। तो चूंकि न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन एंटायरली रैंडम होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल किसी भी
एक यूरेनियम न्यूक्लियाई का प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी n/n0, है ना। टोटल इतने सर्वाइव कर रहे हैं और शुरू में इतने थे, ठीक है। और यदि उसका रिवर्स यदि पूछे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि टाइम t में वो डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। अब ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दो सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यहाँ तो अपन ने एक लिया ना यूरेनियम से थोरियम, तो वहां से करेंगे कि जैसे A से B और फिर B से C, ठीक है, तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे।